प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने बीमा के जो सिद्धांत पढ़े हैं, एक तो अपन ने देखे थे मूल सिद्धांत और फिर अपन कर रहे हैं वैधानिक सिद्धांत। मैं आपको यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि वैधानिक सिद्धांतों में बीमा योग्य हित का सिद्धांत और परम सद्विश्वास का जो सिद्धांत है, इस पर बड़े 16-16 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और अब जो पेपर पैटर्न हैं उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन भी इन सिद्धांतों पर पूछा जा सकता है। बाकी जो सिद्धांत हैं, जैसे कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, स्थान ग्रहण का सिद्धांत, निकटतम कारण का सिद्धांत, अंशदान का सिद्धांत, क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत, इन पर प्राय टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं। तो आपको उसी तरह से इन सिद्धांतों के विषय वस्तु को तैयार करना है और मैंने भी आपको इसी क्रम में इसी तरह से प्रेषित किया है। आप जो रिटर्न पीडीएफ फाइल देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होगा। बेहतर है आप वीडियो जो अपलोड किया जाता है वहाँ विवरण को सुनें, उससे आपको अच्छा सा समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा और ऐसा आपको महसूस होगा कि आप रूबरू बैठकर सुन रहे हैं। तो अपन ने अब तक जो किए वह थे बीमा योग्य हित का सिद्धांत, परम सद्विश्वास का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, स्थान ग्रहण का सिद्धांत। आज अपन लेंगे निकटतम कारण का सिद्धांत। इसे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज भी कहते हैं, नियरेस्ट कॉज। देखिए, हानि जो भी होती है, चाहे बीमाकृत जोखिम से हो, अबीमाकृत जोखिम से हो, यहाँ बीमाकृत जोखिम से होने वाली हानि है या नहीं, क्योंकि बीमाकर्ता जो दायित्व वहन करता है वह एक विशिष्ट जोखिम के उत्पन्न होने से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति का करता है। अब मान लीजिए हानि तो उत्पन्न हुई, लेकिन इस बात में विवाद है कि जोखिम क्या था, वास्तव में हानि का निकटतम कारण क्या था, क्योंकि कारणों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में यह देखा जाएगा कि क्या हानि का निकटतम कारण वह था जो बीमित है। अगर ऐसा है तो बीमाकर्ता का दायित्व उत्पन्न होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो बीमाकर्ता का दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। यह सिद्धांत इसीलिए प्रतिपादित किया गया कि अगर ऐसा सिद्धांत न हो तो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी हानि को बीमाकृत जोखिम से जोड़ सकते हैं कि यह हानि अंततः उसी जोखिम के कारण हुई है। अब जैसे कि आप रिश्तेदारियों में करते हैं, अगर कोई आदमी वीवीआईपी बन गया, मान लीजिए कलेक्टर बन गया, सीएम बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो आप देखिए उसके दूर दूर के रिश्तेदार भी, पता नहीं रिश्तेदार होते हैं नहीं, लेकिन उससे रिश्ता जोड़ सकते हैं। ऐसे ही यदि आप बीमा दावा लेना चाहोगे तो बीमाकर्ता तो कहेगा कि अमुक हानि बीमाकृत जोखिम से नहीं हुई है, और आप ये इनके प्रकार प्रत्यक्षता अप्रत्यक्षता उसको बीमाकृत जोखिम से जोड़ देंगे। तो कानून ने इसीलिए निकटतम कारण का सिद्धांत बनाया है कि ऐसी अवस्था में ये देखा जाएगा कि हानि का निकटतम कारण क्या रहा और वह बीमित है अथवा नहीं। यदि उस कारण का बीमा कराया गया है, उस कारण से होने वाली क्षति का बीमा कराया गया है, तो बीमाकर्ता दायी होगा, अन्यथा बीमाकर्ता दायी नहीं होगा। अतः यह जो सिद्धांत है यह बीमाकर्ता के दायित्व को सीमित करता है। अब यह सुनिश्चित करना कि क्षति का जो निकटतम कारण रहा, जहाँ से कि या जिसके की परिणाम स्वरूप कारणों की श्रृंखला प्रारंभ हुई, वह बीमित जोखिम से संबंधित है अथवा नहीं। अगर निकटतम कारण बीमित जोखिम से संबंधित नहीं है तो बीमाकर्ता का दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। ये जो सिद्धांत है निकटतम कारण का, यह सर्वप्रथम 1908 में पावले बनाम स्कॉटिश यूनियन एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के मामले में परिभाषित किया और स्थापित किया गया। अगर निकटतम कारण बीमित है और उसके परिणाम स्वरूप कारणों की कोई श्रृंखला उत्पन्न हुई है और उनमें से किसी कारण से यह क्षति हुई है, तो वह निकटतम कारण से ही हुई क्षति मानी जाएगी। अब इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप ये देखिए, अगर आग लगती है, मान लीजिए किसी बड़ी बिल्डिंग में
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, शॉपिंग मॉल में आग लग गई। अब लपटें उठी, लपटें उठी तो ताप जनरेट होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी और धुआं उत्पन्न होगा, धुआं उत्पन्न होगा। आप फायर ब्रिगेड वालों को आग लगने के परिणाम स्वरूप बुलाएंगे। फायर ब्रिगेड वाले पासेस बनाएंगे कि आग बुझाने के लिए पानी कहाँ से फेंका जाए जिससे कि इफ़ेक्टिवली और जल्दी आग को बुझाया जा सके। उसके लिए हो सकता है रास्ता बनाने के लिए उन्हें कोई खिड़कियाँ, दरवाजे, दीवार तोड़नी पड़े, तो ये होगा। फिर जब फायर ब्रिगेड वाले अंदर जाएंगे तो उनके मार्ग में अगर कोई सामान आ रहा है या किसी सामान को सुरक्षित करने की दृष्टि से वो हो सकता है पैकिंग को बाहर भी तेज़ी से फेंकें। ऐसी सारी क्रिया क्यों हुई, ताप क्यों उत्पन्न हुआ, धुआं क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों दीवारों को तोड़ा गया रास्ता बनाने के लिए, क्यों सामान को बाहर फेंका गया। और मान लीजिए इसके बावजूद भी आग बुझाने से तेज़ पानी की धार लगने से भी हो सकता है कोई सामान आग से तो नष्ट नहीं हो रहा था लेकिन तेज़ धार से उसकी पैकिंग फट गई या कुछ हो गया, उससे नष्ट हो गया। तो इन सारी जो श्रृंखला कारणों की उत्पन्न हुई है, इसके पीछे मूल कारण क्या है? आग लगना। अब इनमें से किसी के भी कारण यदि क्षति होती है तो उस क्षति का निकटतम कारण क्या रहा? आग लगना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए बीमाकर्ता कह दे कि यह आग से तो माल जला नहीं, पानी से नष्ट हुआ है, पानी की धार से नष्ट हुआ है। पानी की धार क्यों मारनी पड़ी? क्योंकि आग लगी। आग न लगती तो ऐसा नहीं करना पड़ता। अतः हम निकटतम कारण चूंकि अग्नि है तो बीमाकर्ता को भुगतान के लिए दायी ठहरा सकेंगे। साथ ही जीवन बीमा में साधारण मृत्यु की दशा में बीमा राशि के बराबर और दुर्घटना बीमा में मृत्यु की दशा में इसकी दुगनी राशि का भुगतान किया जाता है। और दुर्घटना बीमा में डबल राशि का भुगतान करने से पूर्व यह शर्त है कि आप एक तो एफआईआर कराएंगे और दूसरा जो डेड बॉडी है उसका अनिवार्यता पोस्टमार्टम कराएंगे। अब सपोज करिए कि एक कार चलाते हुए एक व्यक्ति कार से जा रहा है अकेला और कार ड्राइव करते करते जब पुल से गुजर रही थी तो कार पुल से गिर गई और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह घटना घटित हुई 2:30 बजे, एग्जैक्टली 2:30। ठीक है। अब मान लीजिए पोस्टमार्टम जब उस व्यक्ति का कराया तो पता लगा उस व्यक्ति की कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हुई 2:10 पर। अब क्या स्थिति उत्पन्न हुई? मृत्यु हो गई इसलिए दुर्घटना हुई, ना कि दुर्घटना हुई इसलिए मृत्यु हो गई। तो कितनी राशि मिलेगी बीमा राशि? जो बीमा राशि है वही मिलेगी। दुर्घटना के कारण दोगुनी बीमा राशि प्रदत्त नहीं की जाएगी। ठीक है। तो यह निकटतम कारण का सिद्धांत है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हानि एकाधिक कारणों से होती है, उसमें निकटतम कारण से भी हानि हुई है और अन्य कारण से भी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर दोनों कारणों को पृथक किया जा सकता है तो निकटतम कारण से जितनी क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर दी जाएगी, अन्य कारण से जितनी की हुई है उसकी पूर्ति नहीं की जाएगी। लेकिन अगर पृथक नहीं किया जाता है या जा सकता है तो फिर बीमाकर्ता को संपूर्ण क्षति की पूर्ति जो हुई है वास्तव में करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अन्य कारण से कितनी क्षति हुई इसका आकलन किया जाना संभव नहीं है। अब अगर यह विवाद होता है कि क्षति निकटतम कारण से, बीमाकर्ता तो कहता है निकटतम कारण इसका बीमित नहीं था और बीमित कहता है कि नहीं यह क्षति उसी कारण से हुई है जो कि बीमित था, तो ऐसी स्थिति में यह सिद्ध करने का भाग कि क्षति बीमित कारण से ही हुई है बीमित का होगा। अब हम अगला जो सिद्धांत ले रहे हैं वह कहलाता है अंशदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। यह भी बीमा का वैधानिक सिद्धांत है और इसे क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का सहायक या पूरक सिद्धांत कहा जा सकता है। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य इसी बात को सुनिश्चित करना है कि बीमा का प्रयोग आर्थिक राहत के लिए ही किया जाए, न कि लाभ कमाने के लिए। आपने क्षतिपूर्ति बीमा में
यह देखा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में कि बीमित को वास्तव में जितनी क्षति हुई है उसी की पूर्ति की जाएगी, न कि उससे अधिक राशि की, यद्यपि बीमा राशि अधिक है। क्योंकि अधिक राशि की पूर्ति कर दी जाएंगी तो उसको लाभ हो सकता है। उदाहरणतः मान लीजिए बीमित ने 2 लाख रुपए का माल का अग्नि बीमा कराया और 1.5 लाख का माल जला, तो उसे 1.5 लाख ही क्षतिपूर्ति में दिए जाएंगे, ना कि 2 लाख। अब चूंकि ये सिद्धांत है, आप जानते हैं कानून और कानून से आगे आगे अपराधी और मैनिपुलेशन करने वाले होते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने उसी माल का एक ही जोखिम अवधि के लिए और अग्नि बीमा ही 3 कंपनियों से ले लिया 2-2 लाख का, और उसका जो मेलाफाइड इंटेंशन था, दूषित उद्देश्य इसके पीछे क्या था कि चूंकि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है और माल अगर अंशतः जला, जैसा कि इस केस में मैंने आपको बताया 1.5 लाख का माल जला, वो तीनों से अगर 1.5 लाख की क्षतिपूर्ति ले लेता है तो उसे तो 3 लाख का फायदा हो जाएगा। इसी स्थिति को रोकने के लिए, यानी दोहरा बीमा अगर व्यक्ति कराता है किसी एक ही विषय वस्तु पर एक ही जोखिम अवधि के लिए, समान जोखिम के लिए एकाधिक बीमा पत्र ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे सभी बीमा पत्रों से मिलाकर वास्तविक क्षति की ही पूर्ति की जाएगी। यानी उसे तो 1.5 लाख रुपए ही मिलेंगे तीनों बीमा पत्रों के अंतर्गत। वह यह तर्क नहीं दे सकता कि उसने 3 जगहों से बीमा कराया और 3 जगह प्रीमियम दिया, नहीं, ऐसा उसे करना ही नहीं था। ठीक है। अब मान लीजिए 1.5 लाख की अगर क्षति हुई तो बीमित क्या क्या कर सकता है। बीमित किसी भी एक बीमाकर्ता से पूरा 1.5 लाख ले सकता है, क्योंकि यह 2 लाख रुपए की बीमा राशि की सीमा में आता है। अगर वह ऐसा करता है कि एक ही बीमाकर्ता से पूरा दावा करा लेता है, दावे की पूर्ति करा लेता है, तो अन्य जो दावा करता हैं, क्योंकि प्रीमियम उन्होंने भी लिया, जोखिम उन्होंने भी वहन की थी, उनको अपनी आनुपातिक राशि, क्योंकि सबने बराबर 2-2 लाख का बीमा किया है, तो 50-50 हज़ार तीनों बीमाकर्ता वहन करेंगे। अब चूंकि एक ही बीमाकर्ता ने पूरा 1.5 लाख दे दिया है, तो बाकी 2 बीमाकर्ता अपना अपना हिस्सा 50-50 हज़ार रुपये का उसको देंगे। ये उनकी मेहरबानी नहीं होगी अन्य बीमाकर्ता पर जिसने की दावा पूर्ति की है, ये उनका वैधानिक दायित्व होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो बीमाकर्ता जिसने कि संपूर्ण दावे की पूर्ति की है, वह उन पर वैधानिक कार्रवाई करके उनको अंशदान देने के लिए बाध्य कर सकता है। इसीलिए इसे अंशदान का सिद्धांत कहते हैं। तो यह सिद्धांत होने से एक मूल जो चीज़ सुनिश्चित होती है वह यही होती है कि किसी भी स्थिति में बीमा को जुए की तरह से या लाभ कमाने के लिए एक मैन्युपुलेटिव एक्टिविटी के रूप में यूज़ करने नहीं लग जाए। एक और सिद्धांत जो बीमा का वैधानिक सिद्धांत है वह है क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत, मिटिगेटिंग द लॉस प्रिंसिपल। अब मान लीजिए आपने अपनी दुकान का अग्नि बीमा करा रखा है और आपको पता है कि दुकान अगर संपूर्ण भी जलकर खाक हो जाती है तो टोटल लॉस लगभग 1-1.5 लाख का होगा, और आपने बीमा करा रखा है अग्नि बीमा 2 लाख का। सुबह ही सुबह 4 बजे आपके पास एक फ़ोन आता है कि आपके दुकान में आग लग गई है और धू धू करकट जल रही है। अब ऑन रिकॉर्ड आपको इन्फॉर्मेशन हो गई, यू गॉट इन्फॉर्मेशन ऑन योर फोन कि आपका जो आपकी दुकान है उसमें आग लग गई है। आप सोते रहते हैं, आप कहते हैं अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, जल भी जाएगी तो बीमा करता अपने को तो दायित्व की पूर्ति कर देगा, और बेहतर है थोड़ा सा नया माल दुकान का नवीनीकरण सा हो जाएगा। ये घोर लापरवाही है और आपका मिसकंसेप्शन है, आपकी ये गलतफहमी है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ये पाया जाता है कि पूरी दुकान 2 घंटे में जलकर खाक हुई, और आपको जब इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपकी दुकान में आग लग गई है, उसी समय यदि आप कार्रवाई करते, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करते, फायर ब्रिगेड का ऑफिस आपके दुकान से इतनी दूर था कि 10 मिनट या 15 मिनट में फायर ब्रिगेड आकर कार्रवाई प्रारंभ कर सकती थी, और इतनी ही आग बड़ी एरिया में थी कि फायर ब्रिगेड को 15 मिनट से ज़्यादा इस आग को बुझाने में नहीं लगते। और ये पाया गया कि अगर आप सचेत होते, सिंसियरली कार्रवाई करते, तो
जितना नुकसान हुआ उसका 25% ही नुकसान होता तो बीमाकर्ता आपको संपूर्ण दुकान चूंकि जलकर खाक हो गई पूरी क्षति की पूर्ति नहीं करेगा, केवल उस क्षति का आकलन जितना किया जाता है उसके 25% की ही पूर्ति करेगा, क्योंकि 75% जो क्षति हुई है वो आपकी उपेक्षापूर्ण व्यवहार और लापरवाही के कारण हुई है। अतः किसी भी बीमित को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि यदि क्षति होने लग रही है, कोई बीमित कारण से क्षति होने लग रही है विषय वस्तु को, तो वह निश्चिंत रह सकता है क्योंकि उसने तो उसका बीमा करा रखा है। जी नहीं, उसे उस विषय वस्तु को हानि से बचाने के लिए वो सभी प्रयत्न करने पड़ेंगे जो एक सामान्य विवेक का व्यक्ति उस स्थिति में करता जबकि उस विषय वस्तु का बीमा नहीं कराया हुआ होता और वह विषय वस्तु अबीमाकृत होती और उसे यह पता होता कि इसमें जितना भी नुकसान होगा, जितनी भी क्षति होगी, वह उसकी स्वयं की व्यक्तिगत क्षति होगी। अगर वो ऐसा करने में असफल रहता है तो जितना नुकसान उसकी उपेक्षापूर्ण व्यवहार या लापरवाही के कारण हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए, भरपाई करने के लिए बीमाकर्ता दायी नहीं होगा। तो ये जो बीमा के सिद्धांत अपन ने पढ़े हैं ये प्रश्नों की दृष्टि से मैं आपको बता दूं अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब आपका जो पेपर पैटर्न है जिसमें कि 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 7 क्वेश्चन 8-8 नंबर के और 4 क्वेश्चन 20-20 नंबर के, आप ये मानकर चलिए कि सिद्धांतों में से आपको 20-30 नंबर के वेटेज के प्रश्न अवश्य मिलेंगे, 2 नंबर, 8 नंबर और 20 नंबर में मिलाकर। तो आप इस जो पोर्शन है इसको अच्छी तरह से तैयार करें और इसमें विशेषतः जो बीमा योग्य हित का सिद्धांत है, परम सद्विश्वास का सिद्धांत है, सहकारिता का सिद्धांत है, महांग जड़ता का नियम है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब कौन सा सिद्धांत क्या है, आप अगर ढंग से समझ गए होंगे तो आपको ये लगा होगा कि हाँ ये सिद्धांत एक बार समझ लेने के बाद आसान है और दोबारा इनको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये है असाइनमेंट जो आपको दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि प्रश्न जो भी आते हैं वो प्रश्न हेलो ओके थैंक यू।